कैसे हो आप लोग? ऑब्वियसली अच्छे ही होगे। घर पे बैठे हो, कुछ पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, पढ़ाई से दूर। हाँ, लेकिन मैं अजय शर्मा फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। हम आपको एनडीए के बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको गैट में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके बारे में बताऊंगा। आप जानते हो कि कुछ पिछले 5 साल से जो पेपर आ रहा है उसमें हिस्ट्री में बहुत वेरिएशन देखा गया, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में। हिस्ट्री जो है, जो एनडीए में आता है, उसमें 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मिडिवल हिस्ट्री, एक मॉडर्न, और आजकल इंटरनेशनल हिस्ट्री भी पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन चारों में से वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब ब्रिटिश इंडिया वाला जो सेक्शन है वो वाला। हिस्ट्री में 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस एनडीए में आते हैं। आप जानते हो कि जो गैट का पेपर वो 600 मार्क्स का होता है। इस 600 मार्क्स में से टोटल क्वेश्चंस 150 हैं, यानी हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का हुआ। और अगर हिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो मतलब कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 60 मार्क्स का सिर्फ हिस्ट्री हो गया। तो आप ये सोचिए कि 600 में से 60 मार्क्स सिर्फ हिस्ट्री को डेडिकेटेड है। तो यानी हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने 15 में से 10 क्वेश्चन भी सही किए तो मान लीजिए आपको 40 मार्क्स आपके सीधा मिल गए आपको। अब सबसे ज्यादा मार्क्स जो आते हैं पेपर में वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो मैं आपको आज मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कैसे उन्होंने रूल किया, कैसे इंडियन रूलर्स को हराया, फिर उन्होंने कैसे पॉलिसीज बिल्ड की, हमारे सिस्टम को खराब थोड़ा सा पीछे कर दिया, अपना नया सिस्टम लेकर आए, और कैसे फिर हम आज़ादी की तरफ बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने इंडिया में बोलते हैं लगभग 150 या 200 साल तक राज किया, उसका जन्म हुआ 1600 ईडी में इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी बनी उस समय की जो क्वीन थी एलिजाबेथ वन के एक चार्टर के थ्रू, और ये कंपनी बन गई। और इसको इंडिया मतलब ये जो ईस्ट था उनके हिसाब से उस पे मोनोपोली करने का एक राइट मिल गया। मोनोपोली मतलब ब्रिटेन से सिर्फ यही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाके ईस्ट में अपना ट्रेड कर सकती है और कोई कंपनी उससे कंपटीशन नहीं देगी। तो मतलब मेन पॉइंट क्या, उनको मोनोपोली मिल गया। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो आए 1608 में, 1608 में, और वो जो शिप आया था उस शिप का नाम था हेक्टर। और उस शिप का कैप्टन कौन था? कैप्टन था विलियम हॉकिंस। ओके, विलियम हॉकिंस ये सोच के आया था कि वो इंडिया में आएगा, और उस समय जो इंडिया में राजा था, मुगल राजा, वो था अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर से वो परमिशन लेने आया था कि वो फैक्ट्रीज बनाए, इंडिया में ट्रेड करें। मतलब ब्रिटिश कंपनी उस समय सिर्फ एक इंडिया में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए आई थी, उसी की परमिशन लेने के लिए वो आया। लेकिन उसका ये जो फर्स्ट मिशन था विलियम हॉकिंस का, वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, और उसको ट्रेड करने का अधिकार तो मिल गया, जहांगीर ने दे दिया, लेकिन फैक्ट्रीज बिल्ड करने का अधिकार नहीं दी। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम जो कंपनी को थी, जब ब्रिटिश कंपनी आई थी यहां पर पहले से ही और फॉरेन पावर्स भी राज मतलब व्यापार कर रही थी। ठीक है, जैसे कि पोर्तुगीज। आप जानते हो कि इंडिया, यूरोप से इंडिया का जो समुद्री रास्ता है, सी रूट, वो सबसे पहले पोर्तुगीज का जो एक बंदा था वास्को दा गामा, उसने डिस्कवर किया था इन 1498 में। उसने डायरेक्ट फ्रॉम पुर्तगाल से होता हुआ केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका से, और उसने इंडिया में लैंड किया। कौन सी प्लेस में? कैलिकट में। और यहां पर जो लोकल रूलर्स थे जामोरिन्स, उन्होंने उसको वेलकम किया। ठीक है, अब वास्को दा गामा आया और उसने देखा कि इंडिया में रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छा है, और जब वो वापस गया पुर्तगाल में तो वहां पर उसने बहुत प्रॉफिट कमाया। तो क्या हुआ, फिर पुर्तगाल ने अपनी और वहां से नेवी भेजी इंडिया में, और ऐसे करके पुर्तगाल का एक साम्राज्य इंडिया में बन गया। उसके बाद पुर्तगाल में जो अगला फर्स्ट गवर्नर बना फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसने पुर्तगाल को और इंडिया में स्ट्रांग बनाया। उसके बाद जो अगला गवर्नर बना अफोंसो एल्बुक्वेर्क, उसने क्या किया, गोवा को भी पुर्तगाल से कब्जे में कर लिया, और इससे पुर्तगाल और आगे बढ़ गया और पोर्तुगीज एम्पायर बिल्ट हो गया। लेकिन पोर्तुगीज एम्पायर पूरे इंडिया में नहीं था, एक कुछ लिमिटेड दमन एंड दीव, गोवा,
कोचिन यहीं पर ही उसका बेस था, ठीक है। फिर जो दूसरी फॉरेन पावर थी इंडिया में वो थी डच कंपनी। डच कंपनी भी एक ब्रिटिश कंपनी की राइवल थी। ये कंपनी जो थी इसके फैक्ट्री सूरत, मसूलीपट्टनम और भी इंडिया के प्लेसेस में ऑलरेडी बिल्ड थी, तो इनका भी अच्छा खासा इंडिया में एक व्यापार चल रहा था। ओके, तीसरी जो फॉरेन कंपनी थी वो थी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका ज्यादा बड़ा कुछ व्यापार नहीं था इंडिया में, छोटा मोटी लिमिटेड था। फोर्थ और जिसने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया ब्रिटिश कंपनी के लिए वो कौन था, वो थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी 1664 एडी में बनी, यानी सबसे लास्ट में इस कंपनी ने इंडिया में ज्वाइन किया है, ठीक है। लेकिन आई तो लास्ट में है, लेकिन इसने सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी ने ब्रिटिश को दिया। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे ब्रिटिश ने इंडिया में अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए, राज करने के लिए, ट्रेड में कैसे इन चारों जो थी फॉरेन कंपनी इनको हरा दिया, इंडिया से भगा दी, ठीक है। सबसे पहले बताता हूं मैं इन्होंने पोर्तुगीज के साथ कैसे डील किया। पोर्तुगीज जो थे उनका पास वैसी लिमिटेड एरिया था, बॉम्बे, कोचीन, गोवा। फिर क्या किया, 1661 में जो पोर्तुगीज का राजा था उसने क्या किया, इंग्लैंड के राजा की बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी। और इसमें क्या हुआ, शादी में ब्रिटेन के राजा को बदले दहेज में बॉम्बे आइलैंड मिल गया। मतलब जो उनका मेन सेंटर था वो उन्होंने उनको दे दिया। और क्या हो गया, वहां से उनको बॉम्बे ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया। और फिर इंग्लैंड के राजा ने क्या किया, वो बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। और इस तरीके से इसमें क्या हो गया, पोर्तुगीज के साथ एक मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, एक शादी वाला रिश्ता हो गया। तो वो तो उनका दुश्मन नहीं रहा, तो वो तो वैसे ही हट गया रेस से। दूसरी कंपनी जो थी वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसको क्या किया ब्रिटिशर्स ने, उसको हराया वॉर से। वो कौन सी वॉर थी, वो थी बैटल ऑफ चिंसुरा, जिसको बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं। ये हुई थी 1759 में हुई थी। और इस बैटल में ब्रिटिशर्स ने डच को पूरी तरीके से हरा दिया और डच का जो सपना था इंडिया में राज करने का वो खत्म हो गया। अब जो तीसरा था डेनिश का पहले से इतना कुछ खास ट्रेड नहीं था और फिर उन्होंने अपने कोई पर्सनल रीजन की वजह से इंडिया छोड़ दिया, वापस वो अपने देश चले गए। अब चौथा जो एकमात्र उनका बचा राइवल वो था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच को हराने में ब्रिटिशर्स को दिक्कत हुई, कैसे, जैसे कि ब्रिटिश की पहली जो फैक्ट्री थी वो थी सूरत में। फ्रेंच की भी पहली फैक्ट्री सूरत में बिल्ड की उन्होंने। ब्रिटिशर्स की सेकंड फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में, फ्रेंच की भी सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बिल्ड की। ब्रिटिश का मेन बेस था फोर्ट विलियम कलकत्ता में, फ्रेंच ने भी अपना एक मेन बेस कलकत्ता में बनाया, चंद्रनगर। ओके, तो मतलब हर मामले में फ्रेंच ब्रिटिशर्स को एक टक्कर दे रहा है। अब फ्रेंच को टोटली इस रेस से बाहर करने के लिए 7 इयर्स वॉर हुई बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। वॉन्डिवॉश, इस बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश मतलब इस बैटल में ब्रिटिश ने फ्रेंच को टोटली वॉश कर दिया, यानी हरा दिया उनको। ये हुई थी 1760 में, ओके, इन तमिलनाडु। और इस बैटल के बाद फ्रेंच का जो सपना था कि मैं इंडिया में ट्रेड करूंगा, राज करूंगा, ये खत्म हो गया। इसके बाद इस बैटल की खत्म होने के बाद, यानी 7 ईयर वॉर खत्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई इन 1763 में। और इस ट्रीटी में क्या हुआ, फ्रांस को ये कह दिया गया कि आपका जो एरिया लिमिटेड इंडिया में है वो आपको हम वापस दे देंगे, लेकिन आप पूरे इंडिया में जो ट्रेड करने का सपना सोच रहे हो उसको खत्म कर दो, ठीक है। फिर ब्रिटिश की सारे जितने भी उसके दुश्मन थे बाहर के, वो सब खत्म हो गए, उनकी पूरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। अब ब्रिटिश एक इकलौता बचा था जो इंडिया में व्यापार कर सकता था। अब व्यापार करने के बाद अब मैं आपको वापस लेके आऊं कि विलियम हॉकिंस को तो अधिकार नहीं दिया जहांगीर ने व्यापार करने का, सिर्फ परमिशन दिया कि तुम व्यापार करो लेकिन फैक्ट्रीज नहीं बना सकते। फिर क्या हुआ, 1617 में, यानी लगभग 10 साल बाद, सर थॉमस रो वो इंडिया में आया। थॉमस रो विलियम हॉकिंस से ज्यादा माइंड वाला बंदा था और उसको पता था कि कैसे जहांगीर को डील करना है। उसने जहांगीर को कन्विंस कर दिया कि आप मुझे फैक्ट्रीज इंडिया में खोलने की चांस दो। उसी के बाद फर्स्ट फैक्ट्री खुली सूरत में,
उसके बाद मसूलीपट्टनम में, और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे जहां उनका रास्ता है वो फैक्ट्रीज बनती चली गई। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने एक टोटली एक उनका व्यापार चलता रहा। अब उनके बाद जानते हो कि उन्होंने फिर इनको हराया पुर्तगाली सबको, और फिर वो आगे बढ़ते चले गए। फिर उनकी कभी किसी से इतनी कोई लड़ाई नहीं हुई इंडिया में, सब रूलर्स के साथ उनके फ्रेंडली रिलेशंस थे और वो व्यापार करते थे। फिर दौर आया 1757 का। 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई। अब ये बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी, ये हुई थी सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, और रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश कंपनी का एक गवर्नर था। ओके, इस बैटल में कंपनी ने सिराजुद्दौला की इतनी बड़ी आर्मी, बोलते हैं कि 70,000 से 1 लाख की आर्मी को हरा दिया। अब कंपनी की इतनी छोटी आर्मी ने इतने बड़े राजा को कैसे हरा दिया? ऑब्वियसली कोई तिगड़म लगाया होगा, उन्होंने कुछ चाल चली होगी। ठीक है, तो उसमें चाल ये थी कि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर, जिसको बोलते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा धोखेबाज वो कहा जाता, तो मीर जाफर को कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको क्या बोला कि भाई तू इस लड़ाई में मेरा साथ दे, मेरी तरफ हो जा, और हम सिराजुद्दौला को मार देंगे और हम तुझे अगला नवाब बंगाल का बना देंगे। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव की बातों में आ गया, और जब बैटल हुई तो उसने अपनी सेना को, जो टुकड़ी उसके पास थी सेनापति के पास, वो उसने नहीं भेजी। राजा के पास जो आर्मी थी जो उसके साथ पूरी वो उसने ही लड़ाई की। अब इस लड़ाई में, ये लड़ाई एक ही दिन में खत्म हो गई और सिराजुद्दौला को मार दिया गया, और ब्रिटिशर्स ने बंगाल में एक अपना कब्जा कर लिया, और उन्होंने मीर जाफर को भी नवाब बना दिया। लेकिन अब दिक्कत क्या है, मीर जाफर राजा तो बन गया, लेकिन ये एक पपेट राजा बना। मतलब जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वो उसे करना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम आपको कोई टैक्स पे नहीं करेंगे जब हम अपना बंगाल में व्यापार करेंगे, और कोई आपको कस्टम ड्यूटी नहीं दी जाएगी। तो ये सब उन्होंने अपनी मनमर्जी से करना स्टार्ट कर दिया। मीर जाफर शुरू में तो उनकी बात मानता रहा, फिर उसको धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो उसके बार बार इंटरनली उसको इंटरफेयर कर रहे थे उसके हर मैटर में, उसको अच्छा नहीं लगा, और वो क्या करने लगा, थोड़ा ब्रिटिशर्स से दूर रहने लगा। उनकी बात को उसने ओबे करने से मना कर दिया। जैसे कि मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, जो डच कंपनी थी जिसको ब्रिटिश ने हराया था, उस डच कंपनी को मीर जाफर ने ही बंगाल में बुलाया था टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिश को बात पता चली कि उसने डच को अपने पास बुलाया है, तो उसने मीर जाफर को हटा दिया नवाब से, और उसकी जगह पर मीर कासिम को नवाब बना दिया 1760 में। मीर कासिम को पता था कि जो गलती मीर जाफर ने की है वो गलती मैं नहीं करूंगा, और उसने शुरू से ही ब्रिटिशर्स से अच्छे रिलेशन नहीं रखे, और आगे जाके 1764 में उसने ब्रिटिशर्स के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बक्सर लड़ी। इस बैटल में मीर कासिम ने और भी राजा को अपने साथ कर लिया, जैसे कि उस समय का मुगल एम्परर शाह आलम II, और नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला, और खुद मीर कासिम जो नवाब ऑफ बंगाल था। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। लेकिन अब क्या हुआ, तीनों राजा थे, बट तीनों की आर्मी वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं थी, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, कि वो उनके पास अच्छे वेपन्स नहीं थे, और ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास स्ट्रेंथ तो कम है लेकिन डिसिप्लिन है, मॉडर्नाइज्ड वेपन्स हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती थी। तो कंपनी ने आसानी से इन तीनों राजा को हरा दिया, यानी बैटल ऑफ बक्सर में हम लोग फिर से हार गए। और इस बार कंपनी ने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा, जैसे प्लासी में क्या हुआ, कोई ट्रीटी नहीं साइन किया, ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन इसमें उन्होंने जो मुगल एम्परर है शाह आलम II, उसके साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है दोस्तों, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये बहुत बार एनडीए के पेपर में आ चुकी है, ठीक है। इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स ने दीवानी राइट्स कलेक्ट कर लिया। अब दीवानी राइट किया है, आप जानते हो कि पहले के राजाओं में दीवान होता था। दीवान क्या करता था, दीवान रेवेन्यू कलेक्ट करता था फार्मर्स से और किंग को देता था।
अब यही काम कंपनी करेगी, कंपनी एक दीवान बन जाएगी राजा की तरफ से, यानी राजा रहेगा, नवाब रहेगा, लेकिन अब रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? कंपनी करेगी। और राजा क्या करेगा? राजा सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा बस, लेकिन जो पैसा, जो टैक्स कलेक्ट करेगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। यही था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इसके बाद क्या हुआ? बंगाल, लेकिन ये सिर्फ बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन 3 प्लेसेस में ही लागू था। तो क्या हुआ कि बंगाल में एक ड्वेल सिस्टम लागू हो गया। व्हाट इज ड्वेल सिस्टम? नवाब एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है और कंपनी क्या कर रही है? कंपनी सारा रेवेन्यू अपनी तरफ कलेक्ट कर रही है। अब ऑब्वियसली है, अब गोरी चमड़ी है, गोरी चमड़ी हमारे देश के लोगों के लिए तो पैसा लगाएगी नहीं, वो सारा पैसा वो लेते थे अपनी आर्मी को अच्छा करने के लिए और बचा हुआ पैसा वापस लंदन भेजने के लिए। यानी कंपनी ने वो पैसा फार्मर्स के लिए, बंगाल के वेलफेयर के लिए यूज नहीं किया, और राजा के पास कुछ पैसा नहीं था, वो कुछ कर नहीं सकता था। तो क्या हुआ? इस ड्वेल सिस्टम की वजह से बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसको बोलते हैं ग्रेट बंगाल फेमिन, जो कि 1770 में हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर के 6 साल बाद। अब इस ग्रेट बंगाल फेमिन में लाखों लोग मर गए, बहुत से लोग मर गए, और ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने से, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम नहीं लेंगे तो ऐसे ही बहुत बुरा हाल हो जाएगा, प्रोटेस्ट होने लग जाएंगे और फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? बोला कि हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? पहला रिफॉर्म, जो पहला एक्ट पास किया इंडिया में, ठीक है, उसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में हुआ। इस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंधों पे ले लिया। रेगुलेटिंग एक्ट में छोटे पॉइंट आपको बता दूं, जैसे कि क्या था कि जैसे कि गवर्नर की पोस्ट बन गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। उन्होंने केसेस लड़ने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में सेटअप कर दिया, ठीक है, और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, ये सब उसमें था, ठीक है। इसमें बहुत खामियां भी थी जो कि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश संभाल रहे हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। उसके बाद आप जानते हो कि गवर्नर की पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गई। तो अब एनडीए में लगभग हर 2 साल बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हॉस्टिंग, ओके, ठीक है, लेकिन याद रखना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है। तो इसके बाद वॉरेन हॉस्टिंग ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, ठीक है, उसने अपना जुडिशियल रिफॉर्म्स किए हैं, एग्रीकल्चर में उसने रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है, एंड धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आगे बढ़ते रहे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक और एक्ट पास किया, पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि रिफॉर्म्स करने के लिए, रेगुलेटरी एक्ट में जो खामियां थी उसको सही करने के लिए था। ऐसे ब्रिटिशर्स रिफॉर्म्स करते जा रहे थे। वॉरेन हॉस्टिंग के बाद जो अगला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना वो था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस किस लिए फेमस है? कॉर्नवालिस फेमस है कॉर्नवालिस कोड के लिए। कॉर्नवालिस कोड क्या है? कॉर्नवालिस कोड वो रिफॉर्म्स हैं जो उसने की, जैसे कि उसने जुडिशियल रिफॉर्म्स की, उसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए। एग्रीकल्चर में कौन से रिफॉर्म? जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, जिसको जमींदारी सिस्टम कहते हैं, वो कॉर्नवालिस ही लेकर आया था बंगाल में। उसके बाद उसने पुलिस के रिफॉर्म्स भी किए। बोलते हैं कि ये जो दरोगा जो होता है, जो पुलिस होती है, ये कॉर्नवालिस ही लेकर आया है इंडिया में, ठीक है। तो और उसने और इकोनॉमी रिफॉर्म्स भी किए हैं, तो जो इसको बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। कॉर्नवालिस एक ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी जो कब्र है, टॉम, वो इंडिया में ही है, जो कि गाजीपुर में है। ये क्वेश्चन भी एनडीए में पूछा गया है। कॉर्नवालिस की जो टॉम है वो गाजीपुर में है, जो कि यूपी में आता है। अब कॉर्नवालिस के बाद और भी गवर्नर जनरल बने, जो कि कुछ खास इन्होंने रोल इतना प्ले नहीं किया। उसके बाद जो गवर्नर जनरल बना 1799 में, वो बना वेलेस्ली। वेलेस्ली क्यों फेमस है? वेलेस्ली फेमस है अपनी पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस के लिए। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे ब्रिटिशर्स ने डील किया था फॉरेन पावर, पोर्तुगीज को हरा दिया, सबको हरा दिया, ठीक है, लेकिन इंडियन रूलर्स को भी उनको हराना था। क्योंकि अब आप क्या करोगे? जैसे मान लीजिए आपने किसी दूसरे बंदे को अपनी जमीन में कुछ टाइम रहने का मौका दिया और फिर आपने उसको हटाया नहीं, तो बंदा क्या करेगा? वो आपकी पूरी जमीन हड़पने का सोचेगा, करेक्ट ना? तो ऐसे ही
इंडिया में जो लोग, हमारे जो राजा लोग ने ब्रिटिशर्स का विरोध नहीं किया, उनको ट्रेड करो, व्यापार करो, अरे भाई वो बाहर के लोग हैं ना, विदेशी लोग हैं, गोरी चमड़ी है, आप उन पे कब तक भरोसा कर सकते हो। तो जब उनको कुछ नहीं किया तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में क्या आया, जब उन्होंने बंगाल को हरा दिया था प्लासी और बैटल बक्सर में, तो उनके दिमाग में आया कि इंडिया में यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं है, किसी को भड़का दो, उनको अपनी तरफ कर लो, पैसे का लालच दे दो और इस तरीके से हम राज कर सकते हैं। तो एक कंपनी जो सिर्फ एक व्यापार करने आई थी, उसके दिमाग में ये आ गया कि हम इस देश में राज भी कर सकते हैं। आप जानते हो उस पॉलिसी को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। कैसे काम किया ब्रिटिशर्स ने, आप जानते हो कि बंगाल को तो पहले हरा दिया बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है। अब अगला जो उनके मतलब उनके खड़क दिमाग में उनको दौड़ रहा था जिसको हराना है, वो था मैसूर। मैसूर जो मतलब आज का कर्नाटक है, ठीक है, उसको हराना इसलिए जरूरी था कि वहां का राजा कौन था, वहां का राजा था टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान ब्रिटिशर से बहुत चिढ़ता था, उसको ब्रिटिशर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को वो भी पसंद नहीं था, अब उनको मैसूर को जीतना था, क्योंकि मैसूर आप जानते हो कि कोस्टल एरिया है कर्नाटक, और वहां पर एक पोर्ट है माहे पोर्ट, जो कि मैसूर ने फ्रेंच को दिया हुआ था। ये बात ब्रिटिशर्स को खड़कती थी कि मैसूर के रिलेशन फ्रांस के साथ अच्छे हैं। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मैसूर को हराने के लिए 4 वॉर्स लड़ी हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर से लेकर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर तक। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली ने लड़ी है, जो कि टीपू सुल्तान का फादर था। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो हैदर अली की डेथ हो गई, तब टीपू सुल्तान ने उसको आगे लीड किया, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तक टीपू सुल्तान लड़ता रहा ब्रिटिशर्स के साथ। यानी 4 वॉर लग गई ब्रिटिशर्स को मैसूर को हराने के लिए, जो कि इंडिया में बाकी किसी रूलर को हराने के लिए नहीं लगी। 1799 में एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी फोर्थ, जिसमें टीपू सुल्तान को कंपनी ने मार दिया और मैसूर उनके कब्जे में आ गया। अब मैं आपको एक बताता हूं कि मैसूर क्यों हारा, इतना स्ट्रॉन्ग किंगडम क्यों हार गया। आपको लग रहा होगा कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कंपनी बहुत ही पावरफुल थी और उसने हरा दिया उनके मैप। देखे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैसूर भी बहुत पावरफुल था, उसने भी अपनी आर्मी मॉडर्नाइज की हुई थी, फ्रांस के साथ तोपें और बहुत सारे उसने गन पाउडर मंगाए हुए थे। हारने का रीजन था वही फ्रेंड्स जो हमारे देश की प्रॉब्लम रहती है, यूनिटी। फ्रांस मैसूर के साथ था, मतलब एक विदेशी मैसूर के साथ है, लेकिन हमारे इंडियन लोग आपस में एक साथ नहीं है। कौन साथ में नहीं था? मैसूर का पड़ोसी मराठास उनके साथ नहीं, उनका दूसरा पड़ोसी हैदराबाद मैसूर के साथ नहीं। वो किनके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। आप जानते हो कि चाणक्य की बहुत फेमस थ्योरी है कि अगर आपको कोई जंग जीतनी है तो क्या करो, दुश्मन का दुश्मन को अपना दोस्त बना दो। तो यही किया ब्रिटिशर्स ने। मैसूर का दुश्मन था मराठा और हैदराबाद, वो किसका दोस्त हो गया? ब्रिटिश का। और फ्रांस किसका दुश्मन था? इंग्लैंड का, वो मैसूर का साथ हो गया। तो इस तरीके से मराठा, ब्रिटिश और हैदराबाद, इन तीनों ने मिलकर मैसूर को हराया है। तभी तो टाइम लग गया इतना सारा, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर तक। अब मैसूर कब्जे में आ गया, ठीक है। ये जो 1799 में जो मैसूर को हराया है, उसी समय कौन था गवर्नर जनरल? वेलेस्ली। वेलेस्ली जो था उसने एक पॉलिसी लॉन्च की, दैट इज सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस में क्या था कि इसमें जो भी राजा इसको साइन करेगा उसको अपनी आर्मी खत्म करनी पड़ेगी। मतलब आप उसकी कोई खुद इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं है। अब कौन सी आर्मी है? ब्रिटिश आर्मी ही उसकी आर्मी। राजा तो रहेगा, राजा वो राजा है, लेकिन अब आर्मी कौन है? ब्रिटिश आर्मी है। अब आर्मी रहेगी। अब ब्रिटिश लोगों के नखरे बहुत होते हैं, हमें इतना एरिया, हमारे को कैंटोनमेंट बोर्ड बनाना है, हमें ये दो, हमें ये दो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को कुछ हिस्सा कैंटोनमेंट एरिया बनाने के लिए राजा को देना पड़ता था, ठीक है। वहां ब्रिटिश आर्मी रहती थी, ठीक है। और बदले में, इसका नाम सब्सिडी अलायंस क्यों है इस पॉलिसी का नाम? क्योंकि बदले में राजा को ब्रिटिश आर्मी मेंटेन करने के लिए सब्सिडी भी देनी पड़ती थी, यानी कुछ पैसे देने पड़ते थे हर साल, ठीक है। अगर वो राजा वो सब्सिडी नहीं दे पाएगा तो पूरे किंगडम ब्रिटिशर्स अपनी तरफ छीन लेंगे, ओके। और राजा के दरबार में एक ब्रिटिश का बंदा हमेशा रहेगा सब चेक करने के लिए।
ठीक है। अब ऐसी घटिया पॉलिसी जिसमें आपकी आर्मी नहीं है, ब्रिटिश आर्मी है, कौन साइन करेगा? ऑब्वियसली कोई गधा ही साइन करेगा। वो गधा था भारत में, वो गधा कौन था? निजाम ऑफ हैदराबाद, जिसने सबसे पहले ट्रीटी साइन की, सब्सिडी अलायंस। और टीपू सुल्तान ने यही ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया था, इसलिए वेलेस्ली ने उसके ऊपर अटैक किया। ओके, फिर आगे जाके बहुत राजा लोगों ने इसको साइन किया, कुछ लोगों ने मजबूरी में किया, कुछ लोगों ने अपने हिसाब से किया, ठीक है। लेकिन ये सब्सिडी अलायंस करने का सिर्फ एक ही रीजन था ब्रिटिशर्स का, ताकि वो अपनी टेरिटरी को इंडिया में बढ़ा सकें, एक कंपनी से पूरे देश में राज कर सकें। यही रीजन था सब्सिडी अलायंस का। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैसूर को हरा दिया। अब क्या हुआ? मैसूर का पड़ोसी कौन था? मराठास। मराठास जो ब्रिटिशर्स के दोस्त थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को मिलकर मैसूर को हराया था, अब ब्रिटिशर्स का अगला निशाना मराठास है। मराठास को हराने के लिए भी ब्रिटिशर्स को 3 वॉर लड़नी पड़ी, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में तो मराठास जीत गए, ओके, उन्होंने हरा दिया मराठास को, मराठास ने ब्रिटिश को हरा दिया। लेकिन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स ने मराठास को हराया है। अब इसका रीजन भी क्या है फ्रेंड? इसका रीजन भी फिर से वही है, यूनिटी प्रॉब्लम। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में मराठास क्यों जीते थे? पूरा मराठा यूनाइटेड था। जैसे कि मराठास में सिर्फ पेशवा नहीं थे, पेशवा, सिंधिया, होलकर्स, ठीक है, गायकवाड़, ये सब मिले हुए थे, तो मिलकर हरा दिया ब्रिटिश को। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ये सब अलग हो गए, यूनिटी टूटी, ठीक है। और जैसे बोलते हैं ना, दुर्घटना नजर हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही हुआ, ब्रिटिशर्स ने मराठास को हरा दिया। लेकिन मराठा एम्पायर पूरी तरीके से नहीं हारा था, जो कि कब हारा? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, जो कि 1818 में हुआ। इसमें मराठा एम्पायर खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने, और पूरा साम्राज्य मराठा का ब्रिटिशर्स के पास आ गया, ठीक है। हैदराबाद के फ्रेंडली रिलेशन थे, वो हर बात ब्रिटिशर्स की मानता था, तो कभी भी ब्रिटिशर्स ने हैदराबाद के बाद कैप्चर नहीं किया है, ठीक है, उनके साथ सब्सिडी अलायंस के साथ ही चला। अब एक ही सबसे इंपॉर्टेंट पावर बची थी, वो था हमारा सिख एम्पायर, पंजाब रीजन। अगला जो निशाना था वो पंजाब की तरफ था, लेकिन पंजाब का राजा बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसने अपना पूरा पंजाब को यूनाइट करके रखा था। कौन था राजा? वो राजा रणजीत सिंह। इसने अच्छे से किंगडम को चला रहा था। वो ब्रिटिशर्स क्या वेट कर रहे? ब्रिटिशर उसकी डेथ का वेट कर रहे थे, ठीक है। उसकी डेथ कब हुई? 1839 में जैसी रणजीत सिंह की डेथ हुई, आप लगाओ हिसाब, और तुरंत ब्रिटिशर्स ने क्या किया? 1845 में सिखों के साथ वॉर कर दी, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। इसमें उन्होंने सिखों को हरा दिया, ठीक है। फिर जस्ट 1848 में उन्होंने सेकंड एंग्लो सिख वॉर करी, और उसमें उन्होंने सिखों को पूरी तरीके से हरा दिया। सिख एम्पायर खत्म हो गया, और पंजाब वाला रीजन भी ब्रिटिशर्स के पास आ गया। यानी आप हिसाब लगाओ, पहले बंगाल, फिर मैसूर, फिर मराठास, और फिर पंजाब रीजन पूरा आ गया। पूरा हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया, और इंडियन इन्हीं रूलर्स को हरा के ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं अभी आऊंगा फिर से वेलेस्ली के पास, जो कि 1799 में गवर्नर जनरल बना था। उसकी आप जानते हो सब्सिडी अलायंस पॉलिसी जो थी, उसकी वजह से वो फेमस है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें कुछ रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे कुछ। अब ब्रिटिशर्स अगला रिफॉर्म करना चाहते थे हमारे एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ? 1828 में उन्होंने एक एक्ट लेकर आए, उसका नाम था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के तहत क्या किया ब्रिटिशर्स ने? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना विलियम बेंटिक। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने एजुकेशन रिफॉर्म्स किए हैं इंडिया में, मतलब इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में लेके आने वाला बंदा विलियम बेंटिक है, इसलिए इसको फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं। और क्या रिफॉर्म्स किए उसने रिलीजियस रिफॉर्म्स भी किए हैं। सती सिस्टम इंडिया में बैन विलियम बेंटिक ने ही करवाया था, ओके। उसके बाद उसने क्या किया? उसने जो डकैत लोग होते हैं, थग्स लोग को भी कैप्चर करने के लिए बहुत बड़ा उसने एक चलाया पॉलिसी, और उन्होंने कैप्चर किया उसको, ठीक है। तो विलियम बेंटिक ने ये सब रिफॉर्म्स किए। अब उसके बाद
जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना में सबसे इंपॉर्टेंट वो था डेलहाउसी, जो कि 1848 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। डेलहाउसी ने क्या किया? डेलहाउसी ने जो रिफॉर्म्स किए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे कि वो एक पॉलिसी लेकर आया, जैसे डी फॉर डेलहाउसी और डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जैसे कि वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस लेकर आया था 1799 में, ऐसी डेलहाउसी एक और पॉलिसी लेकर आया, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वही रीजन है इंडिया में अपनी टेरिटरी को और बढ़ाने के लिए। समझ में आया फ्रेंड्स? अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था? अगर किसी भी राज्य का राजा मर जाए और उसके पास अपनी खुद की कोई बेटा नहीं है, संतान नहीं है, उसने कोई एडॉप्ट किया है सन, तो उसको अगला राजा नहीं माना जाएगा। यानी पूरी किंगडम ब्रिटिश के पास चली जाएगी। उसका खुद का बेटा है तो चलेगा, वो राजा बन जाएगा, लेकिन अगर एडॉप्टेड है या नहीं है तो पूरी किंगडम ब्रिटिश उसको छीन लेगा। अब यही पॉलिसी की वजह से ब्रिटिशर्स ने जहां जहां ऐसा था उनको अपने कब्जे में करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि सतारा में ऐसा किया, झांसी में किया, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पता होगा आपको, नहीं तो मैं आपको आगे बताऊंगा। झांसी की जो हुआ भी ये दिक्कत हुई थी, संबलपुर में हुआ, और भी इंडिया के ऐसे ऐसे उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। और ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स के लिए तो अच्छी थी, लेकिन हम लोग बहुत नाराज थे इस पॉलिसी से, जिसकी वजह से आगे 1857 रिवोल्ट हुई है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहली पॉलिसी वो क्या लाया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर क्या किया उसने? फिर उसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी किए हैं इंडिया में। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में मतलब उसको क्या करता था कि अगर फार्मर कोई टैक्स नहीं दे पा रहा है तो उसकी सारी जमीन हड़प ली जाती थी, कोई उसमें उसको कंसेशन नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया? रेलवेज लेकर आया वो। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर अंग्रेज नहीं होते तो इंडिया में रेलवे नहीं होता। अरे भाई, रेलवे वो हमारे बेनिफिट के लिए लेके नहीं आए थे कि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। रेलवे वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लेकर आए थे। उन रेलवे से वो क्या करते थे, जो भी इंडिया में जहां पर कहीं सोना हो रहा है, कहीं पर भी कोई चीज उनको मिल रही है, तो वहां से रेलवे से तुरंत वो चीज ट्रांसफर करवा के शिप में कर दिया उसको, और वहां से उसको एक्सपोर्ट कर दिया अपने देश में। तो इंडिया से सारा सोना जवाहरात जो भी था वो ऐसे लेके जाते थे जल्दी से जल्दी होने के लिए। तो इंडिया में रेलवे डेलहाउसी लेकर आया, और पहले रेलवे लाइन उसने बॉम्बे से थाने के बीच में लगाई 1853 में। ठीक है, अब फ्रेंड्स गोरखा रेजिमेंट जो आप जानते हो, ये गोरखा रेजिमेंट का जन्म भी डेलहाउसी ने दिया है। ठीक है, अब डेलहाउसी ने रेलवे के अलावा इंडिया में टेलीग्राम सर्विस, पोस्टल सर्विस, ये सब डेलहाउसी की देन है। फिर उसने कोई सोशल रिफॉर्म्स भी किए हैं, जैसे कि विडो री मैरिज एक्ट 1856 में डेलहाउसी ने ही पास करवाया था, जिसके बहुत मतलब दिक्कत भी हुई थी इंडिया में, बहुत उसके प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो ये उसका लास्ट रिफॉर्म था, और फिर डेलहाउसी रिटायर हो गया। 1857 में अगला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना कैनिंग। अब बेचारा कैनिंग ने किया तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो 1857 में जो रिवोल्ट हुई है वो बेचारे कैनिंग को भुगतनी पड़ी। सारा जो काम किया वो डेलहाउसी ने किया, वो या उसके पहले के लोगों ने किया, पॉलिसी जो थी, लेकिन वॉर हुई कैनिंग के टाइम पे। अब 1857 में जो रिवोल्ट हुई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। क्या थी ये रिवोल्ट? इस रिवोल्ट में पहला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? कैनिंग। ओके, अब इस रिवोल्ट के रीजंस बहुत सारे हैं। पहला रीजन है इकोनॉमिक रीजन, जिसमें ब्रिटिशर्स ने हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरीके से तबाह कर दिया। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, जिसमें लोग अपने हाथ से काम करते थे, वो उन्होंने पूरा तबाह कर दी। जैसे कि जमींदारी सिस्टम में 50% टैक्स डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था, जो नहीं दे पाएगा उसकी जमीन ले ली जाती थी। जो हमारे लोग हाथ से काम करते थे हैंडीक्राफ्ट, उन पे इतना हैवी टैक्स लगाया जाता था कि उनका सामान या तो बिकता ही नहीं था, और बिकता भी था तो कोई उसका बेनिफिट उनको डायरेक्टली नहीं मिल पाता था। तो यानी उन्होंने डायरेक्टली चोट की है हमारे लोकल जो कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों पे, लोग चोट कर दी। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत बुरा किया, ये एक रीजन था जिससे फार्मर्स लोग बहुत नाराज थे।
दूसरा, जो उन्होंने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स किए, जैसे आप जानते हो कि विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम लाया, जो हिंदुओं के लिए मतलब सही सिस्टम सही था, बट हिंदू लोग उससे भड़के हुए थे, ठीक है। दूसरा, विडो रीमैरिज एक्ट लाया, ये सोशल रिफॉर्म्स जो किए। तीसरा, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी जो इंग्लैंड से आती थी और इंडिया में वो लोग जो इंडिया के लोग थे, हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग थे, उनको क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करवाया जाता था। तो ये सब रीजन बना इस रिवॉल्ट के होने का। तीसरा रीजन, जिसको एक मेन रीजन माना जाता है, वो था मिलिट्री कॉज। इसमें क्या था, अब मिलिट्री जो थी ब्रिटिश की, उसमें ज्यादातर सोल्जर्स तो सारे इंडियंस ही होते थे और उन सोल्जर्स को कोई भी मतलब आप कह सकते हो कि बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। उन्हीं के ये सेम रैंक के बंदे के जो ब्रिटिश सोल्जर है उसको अलग सैलरी ज़्यादा दी जाती थी और इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी दी जाती थी। उनकी कोई भी इंडियन को सूबेदार से ऊपर की रैंक नहीं मिलती थी, कोई ऑफिसर तो छोड़ ही दो, ऑफिसर तो कोई था ही नहीं इंडियन, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक राइफल लेकर आया जिसको बोलते हैं कि रॉयल एनफील्ड राइफल। ये राइफल आप ये कह सकते हो कि यही राइफल था मेन इस युद्ध के स्टार्ट हुई। बाकी रीजन तो मतलब ये तो सालों से चल रहे थे, लेकिन एक रीजन होता है ना जिससे लड़ाई तुरंत हो जाए, वो था ये रॉयल एनफील्ड राइफल। ये राइफल में क्या था, ये राइफल में कारतूस जो था वो मुंह से काट के भरा जाता था और ये माना गया था उस समय कि वो कारतूस गाय और सुअर की चमड़ी से बनता था। आप जानते हो कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और मुस्लिमों के लिए हराम है, और ब्रिटिश आर्मी में दोनों थे, हिंदू मुस्लिम दोनों थे, तो उन सब ने इस राइफल को यूज करने से मना कर दिया। अब ब्रिटिश जो आर्मी जो डिसिप्लिन में काम करती थी, उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया तो दे दिया, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि आपको यूज करना पड़ेगा, और इंडियन सोल्जर्स बहुत उसको मतलब नहीं करना, यूज करना चाह रहे थे। सो मंगल पांडे जिसने सबसे पहले इसको मतलब रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, जो बोल सकते हैं कि सबसे पहला लीडर था इस 1857 रिवोल्ट का, उसने हथियार उठा लिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और मंगल पांडे कंपनी में ही था, आर्मी में था, और उसने विद्रोह किया, उसने फायरिंग कर दी अपने सोल्जर्स के खिलाफ एंड उसके खिलाफ मुकदमा चला और उसको कंपनी ने फांसी दे दी। हैंगिंग ऑफ मंगल पांडे एक रीजन बन गया जितने भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से अफेक्टेड थे उनका 1857 रिवोल्ट में कूदने का। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहेब, अवध की बेगम हजरत महल अवध की रानी, इन लीडर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे मेन कोर्स में, जब आप ज्वाइन करेंगे उसमें ऑलरेडी डिटेल में सब करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर इस रिवोल्ट में कूदने की कूदा, सब लोगों ने कूद दिया, फार्मर्स जो अफेक्टेड थे वो भी आ गए, बाकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से अफेक्टेड लोग भी आ गए, ठीक है, इन सब ने ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ, इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो ये रिवोल्ट हम हार कैसे गए, हम क्यों हार गए, उसके रीजंस फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो ही है यूनिटी प्रॉब्लम। अब इतने लोगों ने तो ज्वाइन किया है, बाकी मराठास ने नहीं ज्वाइन किया, राजस्थान में राजपूत की जो किंगडम्स उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, पंजाब में सिख एम्पायर जो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, हैदराबाद तो वैसे ही उनका लाडला है, वो तो कभी किसी में उनके अगेंस्ट नहीं गया, तो साउथ इंडिया को तो पता ही नहीं है कि रिवोल्ट हो भी रही है, मतलब उन्हें कुछ कॉन्टेक्ट में नहीं है वो। तो एक यूनिटी रिवोल्ट सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रह गई थी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, रिवोल्ट में बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम इसको आसानी से दबा सकते हैं। दूसरा रीजन है हमारे पास जो वेपन्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे, जो कौन थे, जो सोल्जर्स थे, राजा लोग थे, उनके पास गोलियां बंदूकी होते थे, वो भी इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं थे। ऊपर से ब्रिटिश के पास वेल और मॉडर्नाइज्ड वेपन्स थे, तोपें थी, गनें थी, उनके पास डिसिप्लिन आर्मी थी, ठीक है। तीसरा, हमारे पास कोई भी अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन इनपुट भी नहीं था, और ब्रिटिश के पास रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस जो ऑलरेडी डलहौसी लेकर आया हुआ था, इनका फायदा ब्रिटिश को वॉर में हुआ, और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इस रिवोल्ट को वो दबा पाए। अब उन्होंने इस रिवोल्ट को एक साथ खत्म नहीं किया, रिवोल्ट बड़ी थी और इसको दबाने में उनको 1 साल लग गया। जैसे कि पहले उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया, फिर झांसी को, फिर कानपुर,
फिर वो लोग बिहार साइड गए, तो उन्होंने अपनी एक एक आर्मी की टुकड़ी हर जगह लगा दी और ऐसे कर करके हर जगह को उन्होंने रिवोल्ट को दबा दिया। जैसे कि रिवोल्ट का जो लीडर था हमारा एम्परर, वो थे बहादुर शाह जाफर, उन्होंने उसको म्यांमार भेज दिया, ठीक है, और उनके दोनों बेटों को ब्रिटिश ने मार दिया और इसी वजह से मुगल एम्पायर खत्म हो गया, अब कोई मुगल का राजा अब नहीं रहेगा, ठीक है। और जो लीडर से रानी लक्ष्मी, आप जानते हो कि वो कैसे शहीद हो गई इस वॉर में, ठीक है। और भी जो छोटे मोटे राजा लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को या तो मार दिया, बहुत लोगों को उन्होंने उनकी किंगडम छीन ली और ऐसे ये रिवोल्ट दबा दिया गया, ठीक है। फ्रेंड्स, ये 1857 रिवोल्ट हमारे एनडीए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कभी कभी पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। अब फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा यशोतेज एकेडमी के बारे में बताऊंगा। ये एक पुणे बेस्ड एकेडमी है फ्रेंड्स। हमारी एकेडमी के जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रिमेंडस रहे हैं। हमने ना सिर्फ रिटन में रिजल्ट नहीं दिए हैं, हमने बच्चों को एसएसबी भी पास करवाया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहले हमारा ऑफलाइन चलता था, उसमें हम लोग डिटेल में कोर्स करा ही रहे थे। अभी क्या हुआ कि लॉकडाउन की वजह से हम ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास पहुंच सके और हम अपनी वीडियो के थ्रू उनको एनडीए के बारे में गाइड कर सकें। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है, और पार्ट 2 भी कुछ दिनों में हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 के लिए आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहे, हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और पार्ट 2 में मैं 1857 रिवोल्ट के बाद जो हुआ, कैसे फिर हमने फ्रीडम स्ट्रगल किया, कांग्रेस आई, कैसे भगत सिंह का रोल प्ले है, बाकी जो लीडर्स थे, और हम आज़ादी तक पहुंचे, उसको मैं कवर करूंगा। थैंक यू।